नमस्कार दोस्तों, दिशा इराइज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज वंदे भारत करंट अफेयर्स की क्लास जो है वो 9 सितंबर की है। आज की क्लास में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे और लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आप कमेंट में आंसर दोगे। और डेली ही ऐसे हम रूटीन बनाते जाएंगे कि पिछले जितनी क्लासें हुई उनमें से क्वेश्चन हम पुटअप करते जाएंगे ताकि वो आपके नॉलेज में रहे। तो देखिए, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे विनती करना चाहूँगा कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं ताकि हमारा मनोबल बढ़े और इस प्रकार की क्लासें हम आपको निरंतर देते रहे। कंटिन्यू ये क्लास आपकी चलेगी और इसकी इम्पोर्टेंस आपको भी पता है कि करंट के क्वेश्चन एग्ज़ाम में कैसे आते हैं और वो सिलेक्शन के आधार भी बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने लेके आया हूँ। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण, एक मिनट, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ जलवायु कार्यक्रम के तहत देश के कौन से शहर को पहला स्थान दिया गया है? पहले स्थान की बात कर रहा है भाई, ये किसकी बात कर रहा है? पहले स्थान के, मतलब यानी कि स्वच्छ भारत अभियान की बात करें वैसा ही है कुछ है। तो इसके अंदर स्वच्छ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जो ना राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंदर क्या करते हैं कि शहरों की वायु की गुणवत्ता की जांच करते हैं। कौन से शहर की जो वायु है वो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली है, और इस श्रेणी के अंदर जो देश का पहला शहर है वो कौन सा है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो बिल्कुल कमेंट कीजिए आप, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। कौन सा? इंदौर। इंदौर शहर को, इंदौर शहर को, इंदौर शहर को क्या मिला है भाई? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत देश का पहला जो शहर है स्वच्छ वायु के तहत उसको पहला स्थान मिला है। इसी की बात करते हैं तो पहला की बात करते हैं तो इंदौर हो गया, और दूसरे की बात करते हैं तो आगरा है। दूसरा कौन सा है? दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है आपका आगरा। आगरा दूसरे स्थान पर आते हैं स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत। और तीसरे की बात करें हैं तो तीसरा है ठाणे। ठाणे महाराष्ट्र के अंदर। तो ये तो हो गया आपका मध्य प्रदेश के अंदर, आगरा हो गया आपका उत्तर प्रदेश के अंदर, और ठाणे जो है वो हो गया महाराष्ट्र के अंदर। अब देखिए इसके अंदर जो ये राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है ये कैसे, इनके मापदंड क्या क्या है इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो ये जो कार्यक्रम होता है या वहाँ पे ये जो वायु सर्वेक्षण, ये वायु स्वच्छता या गुणवत्ता की जो जांच होती है वो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में होती है, वाले शहरों में होती है। यानी कि किसी शहर की स्वच्छ वायु गुणवत्ता की जांच करनी है तो उसका पहला जो मापदंड है वो मापदंड है कि उस शहर की जनसंख्या कितनी, 10 लाख से अधिक होनी चाहिए। दूसरी बात करते हैं इसी के अंदर, इस कार्यक्रम के तहत, अभी इस कार्यक्रम के तहत 131 शहरों की, कितनी, 131 शहरों की वायु की गुणवत्ता की जांच हुई थी, जिसमें से इंदौर शहर को पहला स्थान मिला है और आगरा को दूसरा स्थान मिला है और ठाणे महाराष्ट्र को तीसरा स्थान मिला है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्वच्छ वायु गुणवत्ता के बारे में इसमें बताया गया है। आगे बात करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन आज की क्लास का। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, कि समिट वाइस फॉर राइट्स इंटरनेशनल कनाडा की ओर से आयोजित इंटरनेशनल यूथ समिट में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था भाई? भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? कनाडा के अंदर सम्मेलन हुआ था इंटरनेशनल, किसका? समिट वाइस फॉर इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो भारत है उसका प्रतिनिधित्व, यानी भारत की ओर से इस सम्मेलन के अंदर किसने भाग लिया था? तो वो भाग देखिए,
सॉरी, यहाँ पे उल्टा हो गया थोड़ा सा। हर्षिता शर्मा है ये। आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए, हर्षिता शर्मा है, अनीता मेघवाल है, सीमा हैदर है, या अनिल शर्मा है। बिल्कुल कमेंट करके बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हर्षिता क्या है भाई? हर्षिता शर्मा। हर्षिता शर्मा ने कनाडा के अंदर जो ये सम्मेलन हुआ था, इसमें भारत की ओर से भाग लिया था, और इन्होंने किस बारे में चर्चा की थी, इसके बारे में अपन बात करते हैं। इंटेलिजेंस, सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं, या इमोशनल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसको पूरा ढंग से लिख लेते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंट के बारे में इन्होंने चर्चा की थी। दूसरा किया था सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। सेल्फ अवेयरनेस के बारे में यहाँ पे बात की थी। तीसरी बात करते तो उधमवर्ती की बात की थी अभी। उधमवर्ती के बारे में, इन मुद्दों पे इन्होंने क्या किया भाई, इन मुद्दों के बारे में चर्चा की है। किसने की? हर्षिता शर्मा ने। देखिए, समिट वाइज फॉर राइट इंटरनेशनल कनाडा की ओर से जो सम्मेलन हुआ था, इसके अंदर भारत की हर्षिता शर्मा ने भाग लिया था, भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया था। और हर्षिता शर्मा ने इमोशनल इंटेलिजेंट पे अपने विचार रखे, दूसरा सेल्फ अवेयरनेस पे अपने विचार लिखे दिए वहां पे, और उधमवर्ती के मुद्दे, ये जितने मुद्दे हैं इन पे भारत की ओर से अपने विचार रखे और प्रस्तुत किए थे। अब देखिए, इसके बाद में ही इंटरनेशनल, देखो न्यूयॉर्क के अगले साल 2024 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, 2024 के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर सम्मेलन होने वाला है। न्यूयॉर्क के अंदर जो सम्मेलन होगा, इसके अंदर हर्षिता क्या लेगी? भाग लेगी भाई, इसके अंदर भी भाग हर्षिता शर्मा भाग लेगी। कहाँ पे होगा ये? न्यूयॉर्क के अंदर होगा। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट इसका यह है कि देखिए, भारत की ओर से हर्षिता शर्मा ने भाग लिया था, और इमोशनल इंटेलिजेंस के मुद्दे पे हुआ, सेल्फ अवेयरनेस के बारे में, इन मुद्दों पे उन्होंने चर्चा की, अपने विचार प्रकट किए। और अगली साल 2024 के अंदर जो न्यूयॉर्क के अंदर यही सम्मेलन होगा, इंटरनेशनल समिट होगा, उसके अंदर ये इंडिया की ओर से भाग लेगी। देखिए आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन आया, भारत की किस झील को, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई, देखिए आईटी से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत की ओर से भारत के किस झील को साफ करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वाले रोबोट का प्रयोग किया जा रहा है? अब देखिए भाई, यानी कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी जो प्रकृति से इंटरफेस करने की क्या रख रही है, उस पर काम चल रहा है भाई, पे उस पर काम चल रहा है। तो इसी की बात कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो रोबोट है, वो भारत की कौन सी झील है जिसकी क्या करेंगे, ये सफाई करेंगे। तो किस झील को साफ करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट का प्रयोग किया जा रहा है? तो उमियाम झील मेघालय की बात करता है, आना सागर झील राजस्थान के अंदर अजमेर के अंदर है, वूलर झील है, या चिल्का झील है? बिल्कुल कमेंट करके बताइए। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल साहब, मेघालय के अंदर उमियाम झील, मेघालय। इस झील को क्या करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट से जो रोबोट बने हैं, वो इस झील में जितने भी गंदगी है, कचरा है, उसको साफ करेंगे। लेकिन एक चीज और है, ये झील पर, इस पे ये रोबोट लगभग 4,900 फीट ऊंचाई से इस झील का कचरा इकट्ठा करेंगे।
ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि आईटी से रिलेटेड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो रोबोट बने हैं वो मेघालय की उमियाम झील है उसमें कचरा साफ करेंगे। और कितनी ऊंचाई की बात कर रहे हैं? 4,900 फीट की ऊंचाई से ये कचरे को क्या करेंगे? साफ करेंगे भाई। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान में रखिए। आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन लेके आए हैं MHRD रिपोर्ट की ओर से। देखियो, HMRD की बात कर रहे हैं। डी रिपोर्ट की वर्ष 2020-21 रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर में देश में कौन सा स्थान है? लीजिए, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। ये भी आपको पता ही है, कल की बात कर रहे हैं, कल साक्षरता दिवस मनाया गया है और उसी के हिसाब से ये क्वेश्चन बनाया गया है कि राजस्थान का देश के अंदर साक्षरता में कौन सा स्थान है। राजस्थान का देश में साक्षरता के हिसाब से क्या 25वां स्थान है, 26वां है, 18वां है या 14वां है? कमेंट करके दीजिए, बिल्कुल आंसर दीजिए आप। कमेंट गलत होगा कोई बात नहीं, यहाँ पे सॉल्यूशन आपको मिलेगा आपको आंसर, ताकि आप भूल नहीं पाओगे ऐसे चीज़ों को। तो बिल्कुल बिल्कुल साहब, कौन सा? 26वां। साक्षरता के हिसाब से राजस्थान देश में कौन सा स्थान प्राप्त करता है? 26वां स्थान प्राप्त करता है भाई। और इसकी जो साक्षरता दर की बात करते हैं, राजस्थान में साक्षरता दर की बात करते हैं, तो इसमें है 66.11 है भाई। कितनी है राजस्थान की अभी वर्तमान में जो साक्षरता दर है वो कितनी है? 66.11 है। इसके अंदर बात करते हैं पुरुषों की बात करते हैं, अपन पुरुषों की बात करते हैं तो 79.19% की बात हो रही है। और बात करते हैं फीमेल यानी कि महिलाओं की बात करते हैं इसके अंदर, तो इसमें आती है 52.12। ये वर्तमान के अंदर राजस्थान के अंदर जो साक्षरता दर है वो है 66.11, जिसमें पुरुषों की जो साक्षरता है वो 79.19 और जो महिलाओं की है वो 52.12 है। अब इसी के साथ में अपन एक चर्चा करते हैं कि भारत की साक्षरता दर कितनी है। भारत की साक्षरता दर की बात करते हैं तो भारत की साक्षरता दर है 74। कितनी है भाई? 74%। 74% की बात यहाँ पे कर रहे हैं। अब राजस्थान के बारे में अपन चर्चा करते हैं तो राजस्थान में सबसे अधिक किस जिले की, राजस्थान में किस जिले की सबसे अधिक साक्षरता है? तो वो है कोटा की भाई। कहाँ पे? कोटा की। कोटा की कितनी है? कोटा। राजस्थान में साक्षरता दर के हिसाब से राजस्थान में कोटा जिला जो है वो शीर्ष पे है और वो है कितनी? 76.56। सबसे अधिक, अधिक की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, अधिक की। और बात करते हैं कम की, कम की बात करते हैं तो कम आता है प्रतापगढ़। कौन सा आता है? प्रतापगढ़ आता है। प्रतापगढ़ कितना है? 63.5। 63.5। यानी कि राजस्थान में साक्षरता दर जो है 66.11 है। जिले की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला जो है वो है कोटा, और सबसे कम वाले की बात करते हैं तो वो है आपके सामने प्रतापगढ़। इंपोर्टेंट है, साक्षरता की बात कर रहे हैं और अपन ने कल ही साक्षरता दिवस मनाया है, तो आपको ये बताना है कि साक्षरता के हिसाब से अजमेर जिले का कौन सा स्थान है? आज का क्वेश्चन आपके लिए है। राजस्थान में साक्षरता दर के हिसाब से राजस्थान में अजमेर जिले का कौन सा स्थान आता है? ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है। आगे के क्वेश्चन की ओर अपन चर्चा करते हैं। आगे आगे ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने नेशनल ट्रस्ट फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया है? भाई एक कार्ड जारी किया है, कौन सा है? बैंक ने नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड पेश किया है या लॉन्च किया है, ये किस बैंक ने लॉन्च किया है? अब देखो, इसके बारे में लॉन्च करने, इसके बारे में आंसर देने से पहले अपन ये बात इस पे करते हैं कि ये कार्ड होता क्या है। देखिए, इस कार्ड के अंदर से आप, इस कार्ड से आप सड़क, रेल, सड़क, रेल, वायु परिवहन, परिवहन में उपयोग ले सकते हैं। साथ ही इसकी बात करते हैं अपन खुदरा
व्यापार में, व्यापार में या दुकानों की बात करते हैं, यहाँ पे भी इस कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। कार्ड का उपयोग, तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। तो हाँ, अब आंसर बात करते हैं। पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक की बात कर रहे हैं। यहाँ पीएनबी का फुल फॉर्म क्या है? पंजाब नेशनल बैंक। दूसरा बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा भी। एसबीआई की बात कर रहे हैं यहाँ पे हैं। तो अब देखिए किसने किया? एसबीआई ने। एसबीआई बैंक ने ये कार्ड लॉन्च किया है। इस कार्ड के माध्यम से सड़क हो, रेल मार्ग हो या परिवहन मार्ग हो, इसमें इसका उपयोग किया जा सकता है। साथ ही ट्रैफिक के अंदर भी इसका उपयोग किया जा सकता है भाई। किसमें? ट्रैफिक के अंदर भी मान लीजिए आपका चालान कट जाता है, तो इस कार्ड के माध्यम से आप क्या कर सकते हो? अपना चालान का भुगतान कर सकते हो। और किस बैंक ने ये लॉन्च किया है? ये किया है भाई एसबीआई बैंक ने। एसबीआई बैंक ने। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हाल ही में राजस्थान में पंजाबी भाषा अकादमी श्री गंगानगर के अध्यक्ष के रूप में किसे परिवार नहीं है भाई, यहाँ पे टाइपिंग में हो गया है, ग्रहण कर लो। यहाँ पे रूप में, अध्यक्ष के रूप में ग्रहण, पद ग्रहण किया है। पद ग्रहण किसने किया है? यह सवाल है। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो यह आपको देखना है। यहाँ देखना है पंजाबी भाषा का। देखो, राजस्थान में पंजाबी भाषा का अकादमी में श्री गंगानगर के जो अध्यक्ष के रूप में जिसने पद ग्रहण किया है, वो कौन है? वो कौन है? तो देखिए, मनिंदर सिंह बग्गा, सुखविंदर सिंह गोगी, वसुंधरा सिंह या हेमंत राव। कमेंट करके बताइए, इंपोर्टेंट है बिल्कुल। राजस्थान करंट से ये आता है क्वेश्चन। बिल्कुल, कौन है भाई ये? इसमें है मनिंदर सिंह बग्गा। इनको कहां पे? श्री गंगानगर में पंजाबी भाषा अकादमी का क्या चुना गया है? अध्यक्ष चुना गया है। अब देखिए, इसकी बात करते हैं तो जो बग्गा साहब है, ये जयपुर के निवासी है। कहाँ के? जयपुर निवासी है। और अभी वर्तमान के अंदर की बात करते हैं इनकी, तो वर्तमान के अंदर ये सिख बोर्ड के, किसके? सिख बोर्ड के जनरल सचिव है भाई। क्या है ये? जनरल सचिव है। और ये अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। और पिछली बार, इस बार नहीं, पिछली जो गहलोत साहब की जो सरकार थी, उसमें भी उन्होंने पद प्राप्त किया था। इस प्रकार से हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए, राजस्थान के अंदर पंजाबी भाषा का अकादमी जो श्री गंगानगर है, उनके जो अध्यक्ष चुने गए हैं, वो चुने गए हैं बग्गा साहब, जो अभी वर्तमान में कहाँ के निवासी है? जयपुर के निवासी है। और अभी ये सिख बोर्ड के जनरल सचिव है। और ये पहले अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। पंजाबी भाषा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, किसकी? पंजाबी भाषा अकादमी गंगानगर, श्री गंगानगर में है, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो उसका अध्यक्ष जिसे चुना गया है वो कौन है? मनिंदर सिंह बग्गा। आगे का क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस राज्य द्वारा सरदार पटेल बोर्ड का गठन किया गया है? सरदार पटेल की बात करते हैं यहाँ पे। देखिए, पटेल समाज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। पटेल समाज। जो सरदार पटेल जो बोर्ड का जो गठन किया है, वो किसने किया है भाई? राजस्थान सरकार ने। किसने किया है? राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार ने सरदार पटेल बोर्ड का गठन किया है। इस बोर्ड के अंदर, ध्यान रखना, एक अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष एक होगा, इसके अंदर उपाध्यक्ष, और 5 होंगे सदस्य। क्या होंगे? 5
सदस्य होंगे भाई इस बोर्ड के अंदर। पटेल के जो बोर्ड है, सरदार पटेल बोर्ड है, इसके अंदर एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 5 सदस्य होंगे। अब साथ में देखिए ये बोर्ड क्या करेगा, ये जो बोर्ड काम करेगा, ये बोर्ड काम करेगा, ध्यान से सुनिए, पटेल समाज के लिए। ये पटेल बोर्ड के अंदर जो कुछ जातियों को लिया गया है, उन जातियों के लिए ये क्या करने वाले हैं उसके बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो इनके लिए देखिए, एक तो सामाजिक व शैक्षणिक योजनाओं का सुझाव देंगे, सुझाव देंगे। साथ में ही इनके रोजगार का सुझाव भी देंगे भाई। किसका? रोजगार का। हाँ सॉरी, एक मिनट। रोजगार के लिए सुझाव, इसके लिए भी ये क्या देंगे? सुझाव देंगे। अब सरदार पटेल बोर्ड है, ये किस समाज के लिए है? पटेल समाज के लिए है, जिसने राजस्थान सरकार ने इसका गठन किया है। और इसके अंदर एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 5 सदस्य होंगे। ये बोर्ड क्या करेगा? ये सरकार को सलाह देगा या मशवरा देगा, ठीक है ना, कि सामाजिक, इस समाज के लिए सामाजिक व शैक्षणिक जो योजनाएं हैं उसके बारे में सुझाव देगा। साथ ही इनको रोजगार देने के लिए भी सुझाव देगा। ये राजस्थान सरकार के द्वारा गठन किया गया है भाई। आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन आता है, राजस्थान के किस जिले में स्थित नाहरगढ़ जैविक उद्यान में टाइगर सफारी प्रस्तावित है? टाइगर सफारी की बात यहाँ पे कर रहे हैं भाई, नाहरगढ़ की बात करते हैं तो आप आंसर दे चुके होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि इस शब्द से ही आपको समझ में आ गया हो कि किसका आंसर क्या होगा, जयपुर होगा। तो ये कहाँ पे है भाई? जयपुर की बात कर रहे हैं, जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर की बात कर रहे हैं। अब जयपुर के अंदर जो ये होगा, क्या होगा यहाँ पे? जैविक उद्यान है। अपन ने कल ही पढ़ा था, कल ही पढ़ा था कि राजस्थान में 2 जैविक उद्यान, बायो जैविक उद्यान की बात की थी। तो एक तो अजमेर के अंदर खोलने की बात हुई थी और एक बीकानेर के अंदर खोलने की बात हुई थी। साथ ही जयपुर और बीकानेर के अंदर जो जंतुआलय है उनको पक्षी विहार के रूप में विकसित करने की भी बात चल रही थी भाई, जिसमें 20 करोड़ रुपए खर्च होने की बात की गई थी सरकार के द्वारा। तो देखिए यहाँ जैविक उद्यान में टाइगर सफारी प्रस्तावित हुई है और ये कहाँ पे है? जयपुर में। और देखिए इसमें 30 वर्ग किलोमीटर, ये जो टाइगर सफारी है वो कितने एरिया में होगी? 30 वर्ग किलोमीटर में, यानी कि एरिया बांट दिया है इसके अंदर। 30 किलोमीटर वर्ग के अंदर ये क्या करेंगे? इस टाइगर सफारी को विकसित करेंगे। और इसका जो खर्चा होगा, लगभग खर्चा है वो 4.5 करोड़ रुपए के लगभग आ रहा है भाई, गवर्नमेंट की तरफ से 4.5 करोड़ रुपए के अंदर ये टाइगर सफारी यहाँ बनकर तैयार होगा। और ये साल के अंत में, लगभग माना जा रहा है कि साल के अंत तक पर्यटकों के लिए टाइगर सफारी खुल जाएगा। यानी कि 2023 के एंड होते होते ये खुल जाएगा या जनवरी तक खुल जाएगा, जिसमें खर्चा कितना आया है? 4.5 करोड़ रुपए। और टाइगर सफारी को जो विकसित कर रहे हैं, कितने एरिया में कर रहे हैं? 30 वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर है। और ये कहाँ पे? नाहरगढ़ जैविक उद्यान के अंदर होगा, जयपुर के अंदर। आगे का क्वेश्चन अपन देखते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया भाई? देखिए अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही की बात कर रहे हैं हम। 2-3 दिन पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना का शुभारंभ किया था, जिसके अंदर पशुपालक को अपने 2 पशुओं का बीमा कराने का अधिकार रहेगा। और प्रत्येक का कितना रहेगा? 40,000 रुपये। 40,000 रुपये का ये क्या होगा?
बीमा होगा, लेकिन जिसने इसमें कैंपों के अंदर जिसने रजिस्ट्रेशन करवाया था उन्हीं को ये मिलेगा। और इस अनुमान के हिसाब से लगभग 20 लाख पशुपालकों को 20 लाख पशुपालकों को इसका लाभ मिलेगा। ये तो हो गई कामधेनु योजना की बात हम कर रहे थे, लेकिन अशोक गहलोत जी ने ये योजना प्रारंभ कहाँ से की है? क्या किशनगढ़ अजमेर से की है, गुलाबपुरा भीलवाड़ा से किया, सीतापुरा जयपुर से, या निवाई टोंक से हुई है? तो बिल्कुल भाई ये कहाँ से किया गया है? ये किया गया है गुलाबपुरा भीलवाड़ा से। गुलाबपुरा भीलवाड़ा वाड़ा से ये प्रारंभ किया गया है, जिसके अंदर पशुपालकों को अपने पशुओं का बीमा कराने का अधिकार होगा। लेकिन एक पशुपालक 2 पशुओं का बीमा करा सकता है, और प्रत्येक पशु का जो बीमा होगा वो कितने का होगा? 40,000 रुपये का होगा। यानी 2 का मिला के कितना हो गए? 80,000 रुपये का जो बीमा होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर अपन चर्चा करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रदेश में इंदिरा रसोई योजना, ग्रामीण की बात कर रहे हैं भाई, शहरों की बात नहीं कर रहे हैं, ग्रामीणों का शुभारंभ कहाँ से किया जाएगा? देखिए, तो इसकी बात कर रहे हैं हम। देखिए, इंदिरा गांधी रसोई योजना है, इसके बारे में थोड़ी सी यहाँ चर्चा करते हैं। ये 10 सितंबर को 2023 को प्रारंभ की जाएगी, और इसमें लगभग 1000 कितने 1000 रसोई का प्रारंभ होगी। 1000 रसोई प्रारंभ होगी, जिसके अंदर 8 रुपए में भर पेट भोजन मिलेगा। ये गांवों की बात कर रहे हैं भाई। 990 या 80 पहले ही शहरों में अगर चल रही है, लेकिन अभी वर्तमान में 92 के लगभग चल रही है। 1000 रसोई इंदिरा रसोई योजना जो ग्रामीण क्षेत्र में होगी वो 1000 का प्रारंभ होगी। ये कब होगी? 10 सितंबर की बात कर रहे हैं। ये कल से प्रारंभ होगी, और ये होगी कहाँ से? निवाई टोक से प्रारंभ होगी भाई। कहाँ से? निवाई। अब निवाई टोक की बात करते हैं, तो निवाई टोक में कल प्रियंका गांधी आ रही है राजस्थान के अंदर, और वहां पे उनकी सभा है, और इस सभा के अंदर ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी इस इंदिरा गांधी योजना जो ग्रामीण है इनकी 10,000 रसोइयों का क्या करेंगे? शुभारंभ करेंगे। इसमें प्रत्येक ग्रामीण को, यानी प्रत्येक ग्राम में ये रहेगी लगभग, देखिए पंचायत समिति के हिसाब से रहती है या कैसे रहती है, आगे और बढ़ सकती है ये, लेकिन 1000 रसोइयों का ये शुभारंभ होगा। और जो भी व्यक्ति यहाँ पे खाना खाएगा 8 रुपए में भर पेट वहाँ पे खाना खा सकता है। तो इसका जो उद्घाटन होगा या प्रारंभ होगा वो कहाँ से होगा? निवाई टोंक से होगा। तो बिल्कुल आज की क्लास में हम यहीं रुकते हैं। कल की क्लास में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक आप इस क्लास को देखिए, कुछ क्वेश्चन पूछे गए इनका आंसर दीजिए। किस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपके लिए इससे भी बेहतर कर सकते हैं। धन्यवाद।